अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया खौस और मैं हूँ अली आबिद। सबसे पहले आपको बताएंगे लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली तेज बारिश और आंधी के बायस मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक और 17 जख्मी हो गए। मूसलाधार बारिश ने फसलों को भी नुकसान पहुँचाया। पंजाब में मानसून का आगाज पहली बारिश ही मुख्तलिफ हादसात का बाइस बन गई। आंधी और मूसलाधार बारिश के दौरान चूनिया की सब्जी मंडी में दुकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर सब्जी फरोश गुलाम नबी जान की बाजी हार गया, जबकि दुकान में मौजूद 15 अफराद जख्मी हो गए। सियालकोट में छतें गिरने के 3 मुख्तलिफ वाकयात पेश आए और 2 बहनें जख्मी हुई। गुजरांवाला में करंट लगने से 6 साल बच्चा मौत की वादी में जा सोया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाइस फसलों को भी शदीद नुकसान पहुँचा। भालिया की मवेशी मंडी में मूसलाधार बारिश ने इंतजामिया की जानिब से किए जाने वाले इंतजामात के पोल खोल दिए हैं और मवेशी मंडी में लगाए गए साइबान गिर गए हैं। मजीद बता रहे हैं तनवीर हुसैन साबिर। वही काले बादल आसमान पर छा गए थे और मूसलाधार बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया, जिससे बच्चे नौजवान बारिशी पानी से खूब लुत्फानंदोज हुए और मूसलाधार बारिश के बायस गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। जहां बारिश से मौसम तो खुशगवार हो गया, वहां दूसरी जानब फालिया में कुर्बानी के जानवरों की मंडी में इंतजामिया की जानिब से नाक़िस इंतजामात के बायस बारिश के बाद कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त के लिए आने वाले व्यापारी रुल कर रह गए हैं। एक ही बारिश ने मंडी इंतजामिया के दावों की कली खोल कर रख दी है। बारिश के बाद मवेशी मंडी में लगाए गए साइबान गिरे पड़े हैं और मवेशी मंडी की इंतजामिया अब भी बुलंद दामों में मसरूफ है, लेकिन वहां पर मौजूद व्यापारी अपनी आप के तहत साइबान हटाकर अपने की बकरे निकाले हैं और इस मवेशी मंडी में साइबान गिरने से जो जानवर जख्मी हुए हैं और यहाँ पर कोई भी लाइफ स्टॉक का एहलकार मौजूद नहीं जो इन जानवरों को चेक करता। सरकारी सतह पर लगाई जाने वाली मवेशी मंडी के नाक़िस इंतजाम की सूरत हाल पर व्यापारी परेशान है। मवेशी मंडी में बारिश के बाद कीचड़ और गलाजत से मवेशियों में बीमारी पैदा होने का खदशा है। टंडो मोहम्मद खान में मामूली बारिश ने इंतजामिया की जानिब से किए गए दावों की कलई खोल दी है। शहर के तिजारती और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं, जबकि अहम शाहराहें भी पानी में डूब गई हैं। मजीद बताएंगे मोहम्मद अंसार। हम इस वक्त मौजूद हैं टंडो मोहम्मद खान के मरकजी इलाके चांदनी चौक में, जहां पर बरसात के बाद कई फुट पानी जमा हो गया है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये सब्जी मंडी की तरफ रास्ता जाता है, जबकि ये दूसरा जो रास्ता है ये शाही बाजार की तरफ जाता है। यहाँ पर पानी जमा होने के बाइस मुकम्मल तौर पर कारोबारी सरगर्मियाँ मफलूज होकर रह गई हैं, जबकि ज़िले इंतजामिया, म्युनिसिपल कमेटी और पब्लिक हेल्थ की जानिब से बरसात से कबल जो दावे किए गए थे कि शहर को साफ सुथरा कर दिया गया है, नालियों की सफाई करा ली गई है और जो है अब यहाँ पर पानी जमा नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आज हल्की फुल्की सी बरसात हुई है और उसके नतीजे में कई फुट यहाँ पर पानी जमा हो गया है। आइए लोगों से बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है। कुछ दिन पहले यहाँ पर बाजार में दुकानों के आगे लगे हुए थल्लों को तोड़ा गया, मगर उसका असर ये है कि 15 मिनट की बारिश में तकरीबन ये पानी की पोजीशन है। लोग अपने रोजगार की वजह से वैसे ही परेशान थे, मगर अब बाजार वाले अगर म्युनिसिपल इंतजामिया से राब्ता करते हैं तो वो पब्लिक हेल्थ पर डाल देते हैं कि कुएं पानी से भरे हुए हैं, मोटरें नहीं चल रही हैं, और पब्लिक हेल्थ से राब्ता किया जाता है तो वो कहते हैं कि गटर लाइन बंद है, हमारे कुएं नीचे उतरे हुए हैं, हमारा कोई कसूर नहीं है। भाई देखिए 2 फुट का पानी नहीं, क्या टंडो से इतना छोटा सा लगा पड़ा है बिल्कुल। ये अगर सही मायने में काम करो 2 घंटे का पानी भी नहीं है, 2 घंटे का जितना पानी भरे क्या बरसात हुई है। अगर बरसात 6 महीने तो मतलब 6 महीने पानी उतरता हमारे पास यहाँ चांदनी चौक में। ये 12 महीने पानी रहता है, यूँ समझो। एक तो नालों का पानी, ऊपर से बारिशें जो आती हैं पानी भरा ही रहता है यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है। और अभी भी नाले साफ हुए हैं, अच्छे खासे साफ हुए हैं, उसके बावजूद भी पानी भरा पड़ा है, व्यापारी सारे परेशान है। आधे घंटे बरसात होने के बाद यहाँ से सारा पानी भरा हुआ है, कोई चेरी वाला नहीं है, ना इंतजामिया ने यहाँ पे चक्कर लगाया है कि आके देखिए कि हमने यहाँ पे खाटी करवाई है, उसका रिजल्ट क्या है। नहीं, कोई भी यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो MP साहब हो, चाहे पुराने काउंसलर साहब हो, कोई भी यहाँ ना इंतजामिया नाम की कोई चीज नहीं दिख रही है। शहर डूबता है तो भले डूबे, लोग बेरोजगार बैठते हैं तो भले बैठे रहे, लेकिन इनको कोई जो कान पे जू तक नहीं रहती। ये इतना यहाँ पे पानी जमा हुआ है, कोई जो है जितना भी आता है फंड जो आता है वो सारा यहाँ पे तो खर्च ही नहीं होता है, जो भी खर्च होता है वो सारा खुद ले लेते हैं और यहाँ पे तो कोई इस्तेमाल भी नहीं होता है। और हमारी यही गुजारिश है कि अगर हमारे शहर में अगर इस मंडी को ये चलो सही करेंगे, हम तो मजदूर लोग हैं, मंडी में काम करते हैं, ना तो इसका रोड बना हुआ है, ना ही कोई जो है
सहूलत है। उनका यही कहना है कि टंडो मोहम्मद खान के इन इलाकों में बरसात का पानी जमा होना रोज का मामूल बन गया है। बरसात हो या ना हो, जब भी नाले बंद होते हैं तो यहाँ पर पानी जमा हो जाता है, जिसके बायस इनका कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुआ है। इन्होंने मुंतखब नुमाइंदों, पब्लिक हेल्थ और म्युनिसिपल कमेटी की इंतजामिया से अपील की है कि टंडो मोहम्मद खान के शहरियों और ताजरों का ये मसला बिलफौर तौर पर हल किया जाए। जलालपुर पीरवाला में इंतजामिया की गफलत के बायस बकरा मंडी फाल नहीं हो सकी। मजीद बता रहे हैं मुजफ्फर अयाज ताहिर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। ईद कुर्बान करीब आ गई है, मगर जलालपुर पीरवाला में इंतजामिया की तरफ से अभी तक जो जानवरों की बकर मंडी है वो नहीं लगाई गई। सिर्फ टेंट लगा दिए गए हैं और कोरोना वैक्सीनेशन का स्टॉल लगा हुआ है, बाकी कोई स्टॉल नहीं लगा हुआ। शहरी बहुत ज्यादा परेशान है, शदीद गर्मी है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। एक टेंट लगा हुआ है, उसके ऊपर भी कोई बैनर अवेलेबल नहीं है कि ये जिससे पता चल सके कि ये मवेशी मंडी इन्होंने लगाई हुई है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ना कोई इंतजाम है, ना पानी का, ना चारे का। जो व्यापारी हैं वो गलियों में और बाजारों में अपने जानवर बेच रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंतजामिया से, एक तो इधर पानी का इंतजाम करें और उनके लिए जो चारा है वो भी इंतजाम करें। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जो व्यापारी हजरात हैं वो गली में, रोडों पर मुख्तलिफ जो रेट हैं वो ज्यादा रेट ले रहे हैं, लेकिन जहाँ पर कोई स्टॉल नहीं लगा हुआ, इंतजामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर यहाँ पर बकर मंडी का इंतजाम करे ताकि जो शहर। दुनियापुर के मेलसी रोड पर सीवरेज का पानी मकीनों के लिए अजाब बना हुआ है। मजीद बता रहे हैं चौधरी साहिब। जी बिल्कुल, हम इस वक्त दुनियापुर शहर के मसरूफ तरीन जो है मेलसी रोड पर मौजूद है। आप मेरे कब में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सीवरेज का पानी जोहर का मंजर पेश कर रहा है। इसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले लोगों की जिंदगी जीर्ण बन चुकी है। मौसम भी तब्दील हो चुका है, यहाँ पर बीमारियां फैलने का खदशा है, जो इस वक्त लोगों के कारोबार भी मुतासर हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त एक यहाँ के मकीन और ताजर मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। ये जी पानी हमारे लिए तो दर्द सर बन गया, वबाले जान बन गया है। छोटे छोटे बच्चे हैं, आए रोज हर हफ्ते पानी इसी तरह खड़ा रह जाता है और पूरी मार्केट वाले भी परेशान हैं। तो आला काम से गुजारिश है कि मेहरबानी करके ना इसकी बड़ी लाइनें करवाएं। और कंपनी की गाड़ियाँ आती हैं वो बेचारे पानी निकाल के चली जाती हैं, उसके बाद हमारा कोई पर्सनल हाल नहीं होता और वो तो पानी को फेंक के आती हैं, दोबारा फिर आ जाती है। लेकिन वही हालात हैं सुबह से लेकर शाम तक एक जैसे हालात है। पानी हमारा जो है नाक में हमारे दम हो रहा है। म्यूनिसिपल कमेटी का अमला तो आता है यहाँ पर सफाई करके चला जाता है, लेकिन अगले दिन वही सूरत हाल होती है। जिनका जो है वज़ीर आला पंजाब मिश्रा मुल्ताज ये मुतालबा है कि मेलसी रोड के मकीनों की जिंदगी पर रहम किया जाए, सीवरेज का मुश्किल बुनियाद पर हल किया जाए। जी पत्तोकी के इलाका फरीद टाउन में सीवरेज का पानी गलियों और बाजारों में जमा हो गया है। खवातीन सरापा एहतजाज हैं। रास्ते में पानी खड़ा होने से नमाजियों को भी मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं शहजाद रहमत। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पत्तोकी के इलाका फरीद टाउन के अंदर। मैं आपको बताऊं यहाँ पे खवातीन जो है इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। इनका कहना है कि लाइनें बंद होने की वजह से जो सीवरेज का निकास है वो दरम भरम होकर रह गया है, जिनसे इनकी जिंदगी अजीरन हो चुकी है। लोगों को, इलाका मकीनों को परेशानी का सामना है। इस वक्त खवातीन मेरे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है, टीचर्स हैं, तो स्कूल जाने में इतना प्रॉब्लम होता है, टाइम से पहले हम स्कूल नहीं पहुंच सकते इसी वजह से कि कभी बारिश हो रही होती है, पानी इतना ज्यादा खड़ा होता है और हमारी बाइक अक्सर स्लिप हो जाती है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो बाइक पे जाते हैं, रिक्शे पे जाते हैं और हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो गाड़ी पे स्कूल जाए। फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और कुछ भी नहीं, और इतनी ज्यादा परेशानी है ना इस टाइम कि बहुत ज्यादा। जैसा आपने जाना, इनका कहना है कि जो घर हैं पानी उनके अंदर दाखिल हो जाता है। जैसे आज थोड़ी सी बारिश हुई, इससे भी लोगों को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इनकी जो है डीसी कसूर के साथ साथ जो सियासी नुमाइंदे हैं उनसे भी इनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए और पत्तोकी में जहां जहां भी ये जो सीवरेज का निकास का इश्यू चल रहा है इसे फौरी तौर पर दुरुस्त करवाया जाए ताकि लोगों की परेशानी वो दूर हो सके। पत्तोकी के इलाके फरीद टाउन में सीवरेज का पानी जमा होने से तलबा भी परेशान हैं। स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है, टीचर्स हैं, तो स्कूल जाने में इतना प्रॉब्लम होता है, टाइम से पहले हम स्कूल नहीं पहुंच सकते इसी वजह से कि कभी बारिश हो रही होती है, पानी इतना ज्यादा खड़ा होता है और हमारी बाइक अक्सर स्लिप हो जाती है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो बाइक पे जाते हैं, रिक्शे पे जाते हैं और हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो गाड़ी पे स्कूल जाए। तो प्लीज हमारी ये रिक्वेस्ट है डीसी से, एसी से, जो भी हैं पत्तोकी के, कि वो इसको सॉर्ट आउट करें ताकि हम इजीली स्कूल टाइम पे पहुंच सकें। चुन्योट में लगाया जाने वाला सहूलत बाजार शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम हो गया है। मजीद बता रहे हैं उमर सज्जाद। मैं चन्योट सरगोदा रोड पर मौजूद हूँ। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से चंद गज के फासले पर लगाया जाने वाला सहूलत बाजार
عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکا ہے. سہولت بازار میں آٹا اور چینی کے اسٹال لگائے گئے تھے، لیکن آج یہاں پر صرف اور صرف پینافلیکسس موجود ہیں. آٹا اور چینی نایاب ہو چکی ہے. میرے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے. جی بالکل، انتظامیہ کی جانب سے جو ہے سہولت بازار لگائے گئے ہیں، مگر یہاں پر نہ آٹا ہے نہ چینی ہے. بہرحال چینی کے اسٹال کی جگہ انتظامیہ نے ایک انوکھا کارنامہ کیا ہے. یہاں پر جو ہے میٹھے کی جو شربت کی جو ریڑھی لگوا دی ہے، تاکہ جو لوگ دور سے آتے ہیں گرمی میں، اگر انہیں چینی نہیں بھی ملتی وہ میٹھے کا شربت جو ہے پی کر اپنی گرمی کو دور کر سکتے ہیں. ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب سے درخواست ہے کہ جناب یہاں پر سہولت بازار میں غریب عوام کے لیے تمام سہولیات جو میسر کی جائیں. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی، سہولت بازار میں لوگ جو ہے دور دراز سفر کر کے آتے ہیں. یہاں پر جب آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ چینی اور گھی اور آٹے کے سٹالز کے نیچے جو ہے شہریوں نے قبضہ کر رکھا ہے. اس حوالے سے چلیوٹ کے شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ سہولت بازار میں عوام کے اور ریلیف دیا جائے. قصور میں مہنگائی پر قابو نہ پایا جا سکا. عید قربہ سے قبل سبزیوں اور مسالہ جات کی قیمتوں میں 100% اضافہ کر دیا گیا ہے. مزید بتا رہے ہیں محمد عمران فیضی. بالکل، حکومتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں اور تہوار بھی آتے رہتے ہیں، لیکن تہواروں پر اشیاء ضرورت ہے کہ قیمتیں بڑھ جانا ایک روایت بن چکی ہے، جو کہ کسی بھی حکومت کے لیے کنٹرول کرنا بڑا چیلنج رہا ہے. ہر سال کی طرح اس سال بھی عید قربہ پر سبزیوں اور مسالہ جات کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. صرف 2 ہفتے قبل 20 روپے کلو بکنے والا پیاز 50 روپے کلو، جبکہ 40 روپے بکنے والا ٹماٹر 80 روپے کلو، جبکہ ادرک 600 سے 650 روپے کلو بک رہا ہے. اس کے علاوہ سبزیاں اور سلاد کی قیمتیں بھی بے پناہ اضافہ دیکھا جا رہا ہے. اگر بات کریں مسالہ جات کی تو گھروں میں استعمال ہونے میں مسالہ جات کی قیمتیں بھی برقرار نہیں رہی. اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ حکومت خود ساختہ مہنگائی کو کنٹرول کر سکتی ہے یا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا اور غریب کا استحصال ہوتا رہے گا. علی پور کی مشہور جگہ پرانی پانی والی ٹینکی سے ملحقہ آبادی کے لیے بنایا گیا پارک گزشتہ 30 سال سے بدحالی کا شکار ہے. مزید بتا رہے ہیں طارق قریشی. جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں پرانی پانی والی ٹینکی کے پاس. یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہاں پہ میونسپل کمیٹی کی جانب سے جو افسران ہیں ان کی رہائش کے لیے یہاں پہ کوارٹر بنائے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ فوارہ لگا ہوا ہے، یہاں پہ گندگی کے انبار لگے ہوئے ہیں. یہ تقریباً کو 30 سال پہلے یہ جگہ جو ہے یہاں پہ ارد گرد کے جو رہائشی علاقے ہیں، محلہ مستویہ، مسلم کالونی، ان کے یہاں پہ جو رہائشی تھے ان کے بچے یہاں پہ کھیلنے کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن 30 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. یہاں پہ نہ تو صفائی کے انتظامات ہے اور نہ ہی اس فوارے کو فعال کیا گیا ہے، نہ ہی یہاں پہ بچوں کے کھیلنے کے لیے کوئی انتظامات کیے گئے ہیں. جو علاقہ مکین ہے انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس جگہ کو فوری طور پہ پرانے حساب سے جو ہے بحال کیا جائے، اس پارک کو بحال کیا جائے، تاکہ یہاں پہ جو رہائشی علاقے کے بچے ہیں وہ یہاں پہ آ کے کھیل سکیں اور صاف ماحول کے اندر زندگی گزار سکیں. جی اب آپ کو بتائیں کہ درہ آدم خیل کے علاقے مزید خیل میں قائم گرلز ڈگری کالج کا منصوبہ 2 فریقین کے مابین تنازعات کی بھیڑ چڑھ گیا ہے، جس سے علاقے کی بچیوں کا مستقبل بھی خطرے میں پڑ گیا ہے. کوہاٹ سے سید علیم حیدر مزید بتائیں گے. زمینی تنازعات نے جہاں کوہاٹ کے سب ڈویژن درہ آدم خیل کو مالی اور جانی نقصان پہنچایا ہے، وہاں علاقہ بازید خیل کے زمینی تنازع کی وجہ سے گرلز ڈگری کالج کا منصوبہ التوا کا شکار ہو گیا. ایک فریق کا کہنا ہے کہ ڈگری کالج کی زمین قومی زمین ہے، فرد واحد کو حکومت کی جانب سے 53 لاکھ کی ادائیگی کرنا انصاف کے منافی ہے. ہمارا کمشنر صاحب سے یہ مطالبہ ہے کہ جو ہمارا قومی سرزمین سرسیم ہے اس پہ فوراً قوم کو حوالہ کرے اور کمشنر صاحب خود سارے ڈاکومنٹس چیک کر کے ہمیں اس پہ فیصلہ کر کے دے دیں. بازید خیل قوم کے فریق دوم کا کہنا ہے کہ 1980 کی زمینی حد بندی کے فیصلے کے مطابق کالج کی زمین ملکیتی زمین ہے. حکومت سے ڈی آئی جی کوہاٹ سے اور ڈی پی او صاحب سے اور یہ جو افسران بالا ہے کے پی کے آئی جی صاحب سے کہ اس لوگوں کو فوری طور پر اریسٹ کرے. علاقہ عمائدین کا کہنا ہے کہ کمشنر کوہاٹ واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے قانون کے مطابق اس دیرینہ مسئلے کو فوری طور پر حل کریں. کیمرہ مین محمد باسط کے ساتھ علیم حیدر، آج نیوز کوہاٹ. خبروں کا سلسلہ جاری ہے، وقفہ ایک بریک کا. آج کے ساتھ ابھی آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے، جہاں پر وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری پریس کانفرنس کر رہے ہیں. دنیا سراہ رہی ہے. آپ نے امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بیان سنا جس میں انہوں نے پاکستان کی جو کوششیں ہیں اس کی تعریف کی، اور اس وقت چاہے امریکہ ہو، چاہے روس ہو، چاہے چین ہو،
तमाम ही जो आलमी ताकतें हैं वो पाकिस्तान के किरदार को सराह रही हैं अफगानिस्तान के अंदर। और जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जिस तरह से अपनी जो पॉलिसी स्टेटमेंट दी थी कि हम अमन में तो पार्टनर होंगे लेकिन हम तनाज़े में जो है वो पार्टनरशिप नहीं करेंगे, वी विल बी पार्टनर इन द पीस बट नॉट इन द कॉन्फ्लिक्ट। और यही जो असूल जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तय किया था, इसी को बाद में हमारी जो पार्लियामेंट्री पार्टी है, जो कौमी सलामती कमेटी की जो मीटिंग हुई असम्बली के अंदर, उसमें तमाम सियासी जमातों ने इसी मौक़िफ़ की जो है वो हमायत की। तो इस लिहाज से हमारी अफ़गान पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है और हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। इन द मीन टाइम दो और इशू जिनके ऊपर आज आपके साथ हाजिर हुए हैं, वो जो मुकामी हमारी जो सियासत है उससे ताल्लुक़ रखते हैं। एक तो कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन कैंपेन चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई की हुकूमत बड़ी मुस्तहकम है, उसकी पोजीशन बड़ी मुस्तहकम है कश्मीर के अंदर। पीटीआई वो वाहिद जमात है जो तकरीबन कश्मीर में हर नशिस्त के ऊपर अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकी है। इसके अलावा कोई और सियासी जमात वहां पर तमाम नशिस्तों पे उम्मीदवार ही खड़े जो है वो नहीं कर सकी। जो इस वक्त पीपल्स पार्टी की पोजीशन है, आपने इसीलिए देखा कि बिलावल भुट्टो इसीलिए वहां पे मैदान छोड़ के भाग गए कि उनको पता चला कि वहां पर उनके उम्मीदवार ही नहीं है। टोटल 8 हलकों में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं इस वक्त कश्मीर में, और उसकी वजह से जो काफी एक नाकामी का सामना करना पड़ा बिलावल भुट्टो को, और वो आधी अपनी जो कैंपेन है उसको छोड़ के फरार हो गए। उसके बाद जो एक हमारी मरियम बीबी वहां पर जो कैंपेन कर रही हैं, आप देख रहे हैं कि उनके पास भी कोई पॉलिसी नहीं है, उनको कश्मीर की तारीख का इल्म नहीं है, उनको ये इल्म नहीं है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो कश्मीर के ऊपर कितनी दफा करवटें बदल चुके हैं, उनको ये इल्म नहीं है कि पाकिस्तान ने कश्मीरियों के लिए कितनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। और जो पॉलिसी है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की, और जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की थी कश्मीर को लेके, वो उसकी नौयत क्या थी, वो उसकी स्ट्रेटजिक डेप्थ क्या थी। सो वो अपनी जो इस वक्त प्रचार वहां पे कर रही हैं, उसका ना सर है ना पैर है। और आप देख रहे हैं कि PMLN भी इलेक्शन में एक धांधली का वावेला मचाना अभी से शुरू हो गई है, क्योंकि उनको मालूम है कि कश्मीर के अंदर के इंतखाबात में उनकी सियासी पोजीशन जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। और बड़ी जल्दी आप भी देखेंगे कि मरियम नवाज भी इलेक्शन कैंपेन से राह फरार इख्तियार करेंगी। आज शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 4 बजे, उसमें उन्होंने गैस और बिजली से मुतल्लिक लंबी चौड़ी गुफ्तगू की। हमारी तवक्को तो ये थी कि वो उस मुकदमे के ऊपर जिसमें उन्हें FIA ने तलब किया है, जिसके ऊपर नैब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कुछ रोशनी डालेंगे और हमें भी पता चलेगा कि 25 अरब रुपए की ये रकम, और उसके बाद जो दूसरे केसेस जो बने हैं जिसकी तफसीलात अभी शहजाद अकबर साहब आपके सामने रखेंगे, कि इनमें उनका जवाब क्या है। जब आप उनसे पूछते हैं कि आपने इतने पैसे आपके अकाउंट से निकले, वो कहते हैं मैंने पंजाब में मेट्रो बनाई। आप उनसे पूछें कि ये आपके जो बेटे हैं वो पाकिस्तान से अरबा रुपया बाहर ट्रांसफर कर गए हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं मैंने तो जो है वो पानी के ऊपर स्कीमों के ऊपर काम किया। आप उनसे पूछें कि आपके अपने अकाउंट से अरबों रुपया निकल रहा है, ये कहाँ से निकल रहा है, वो कहते हैं देखें मैंने बड़ी पंजाब की खिदमत की है। अब ये अगर खिदमत की है कि पंजाब का पैसा जो पीपल्स पार्टी में और PMLN में जो चीज यकसा है वो ये है कि इनको जो पैसा पंजाब में दिया गया या जो पैसा सिंध में दिया गया वो लंदन से बरामद हुआ, वो दुबई से बरामद हुआ और वो फ्रांस से बरामद हुआ। अब आप देखते हैं कि इनके यहाँ बच्चे की पैदाइश बाद में होती है, एक अपार्टमेंट दुनिया के किसी बड़े शहर में पहले इनके नाम लग जाता है। अरब हर रुपए की प्रॉपर्टीज इस वक्त लंदन में, और ये वो प्रॉपर्टीज है जिनका हमें इल्म है। जिनका हमें इल्म नहीं है वो तो शायद इससे भी बहुत ज्यादा होंगी, क्योंकि वो इत्तेफाक से उनका अभी तक कोई पैनामा नहीं आया। ये जो सारी प्रॉपर्टीज अभी तक हमारे सामने आई, ये तो पैनामा का स्कैंडल हो गया और हमें पता चल गया। हमें नहीं पता अभी कि इनकी और कितनी ज्यादा प्रॉपर्टीज बाहर हैं, हमें नहीं पता कि इनकी और जायदादें कितनी हैं। और इसी स्थिति आप देखते हैं कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो करप्शन का नैरेटिव है उसको इसलिए
वो समझते हैं कि वो इम्पोर्टेंट है और उसको हमें पीछे कभी भी नहीं हटना चाहिए कि अरब रुपया पाकिस्तान से चोरी करके बाहर ले जाया गया है और वो पैसा जो है उससे प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं। अभी तो इनके बेटों की प्रॉपर्टीज आ रही हैं, बड़ी जल्दी आपको इनके पोतों की, नवासों की, फुफियों की, हर जगह से इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो निकल रही हैं। और हम ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ को अपने ऊपर लगे गए इल्जामात का जवाब FIA को भी देना चाहिए और उससे पहले मीडिया को देना चाहिए। मीडिया के सामने सारी एविडेंस है, मीडिया के सामने केसेस है, वो आए और अपना कच्चा चट्टा खोलें और बताएं कि ये क्या केसेस है। मैं हमारे नजर साहब से दरखास्त करूंगा कि आज की जो शहबाज शरीफ साहब की ज्यादातर गुफ्तगू थी वो एनर्जी मामलात से मुतल्लिक थी, उसके ऊपर रोशनी डाल दें, फिर शराद अकबर साहब जो हैं वो बाकी मामलात को देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कायदे इस पे इख्तिलाफ ने क्लेम किया कि लोड शेडिंग वापस आ गई है, तो मैं ज़रा इस पे भी कुछ रोशनी डालना चाहूँगा। दादो शुमार हैं और कुछ चौंका देने वाली बातें हैं जो जब मैं एनर्जी की मिनिस्ट्री में आया हूँ 2 महीने हो गए हैं, तो मेरे लिए भी बड़ी परेशानी का बाइस बनी कि पिछली हुकूमत क्या करके गई है। सबसे पहले तो ये कि अगर इस वक्त मौजूदा कहीं पे लोड शेडिंग हो रही है तो वो पैदावार की कमी की वजह से नहीं हो रही, वो इस तरसील के निज़ाम की वजह से हो रही है। हमारी औसतन जो तरसील करने की कैपेसिटी है पाकिस्तान की वो 24,000 मेगावाट है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इससे ज्यादा है। जब आप 24,000 मेगावाट से ज्यादा जाते हैं तो आपको किसी किसी जगह ट्रिपिंग नजर आती है, मेन लाइंस के ऊपर, ग्रिड्स के ऊपर ओवरहीटिंग नजर आती है, जिसके लिए वक्तन फवक्तन हमें ट्रिपिंग करनी पड़ती है सिस्टम को बचाने के लिए। पैदावारी सलाहियत जाहिर है बहुत ज्यादा है और तरसील करने की भी जो सलाहियत है, जब हमने हुकूमत संभाली तो वो सिर्फ 20,000 मेगावाट थी, सिर्फ 20,000 मेगावाट। और अब पिछले हफ्ते हमने 24,500 मेगावाट कई दिन कामयाबी के साथ इस सिस्टम के अंदर से तरसील की और तलब भी तकरीबन इतनी ही थी, जिसकी वजह से चंद रोज पहले एलानिया लोड शेडिंग जो थी वो खत्म कर दी गई थी, गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो खत्म कर दी गई थी। लेकिन जो रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग है, जहां पे बिजली चोरी ज्यादा होती है उन इलाकों में, या तरसील के निजाम की वजह से यहां कहीं पे ट्रिपिंग आ रही है या ओवर हीटिंग हो रही है या कोई तूफान आया, आंधी आई, कोई दरख्त गिर गया या कोई और ऐसा हादसा पेश आ गया, वो लोड शेडिंग अपनी जगह हो सकता है कि मुमकिन हो। तो ये तो मैंने आपको बताया कि तरसील के निजाम में हम 4,000 मेगावाट हमने 2 साल में ऐड किया और इस वक्त हम पिछले कई रोज हमने 24,500 मेगावाट बिजली जो है वो कामयाबी के साथ फराहम की, जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। ये पिछले साल की बनिस्बत भी 15 से 20% ज्यादा है जो हमने बिजली तरसील की है। और ये इस चीज के भी बावजूद है कि तरबेला डैम, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम, 80% इस वक्त ऑपरेशनल नहीं था, यानी कि उसमें से हमें सिर्फ 20% बिजली मिल रही थी। 5,000 मेगावाट की बजाय सिर्फ हमें 1,300 मेगावाट बिजली मिल रही थी, उसके बावजूद हमने 24,500 मेगावाट बनाया। अब मैं आपको बताता हूं कि जिन्होंने प्लानिंग की तो उन्होंने क्या, उनकी साइंस थी पीछे, और आप खुद ताज्जुब का शिकार होंगे। पाकिस्तान की औसतन बिजली की कंजम्पशन पूरा साल की 16,000 मेगावाट है। सिर्फ 1.5 महीने ऐसा होता है कि हम 16,000 से बढ़ के 24-25,000 मेगावाट पे आ जाते हैं। जो छोड़ के गए वो अगला 2028 तक की 30,000 मेगावाट मजीद बिजली ऐड कर गए, यानी पिछले जो 70 साल में हमारी डिमांड आई है 24,000-25,000 मेगावाट है और अगले 8 साल उन्होंने कहा नहीं 30,000 मेगावाट और इसमें ऐड हुए, और ये सारी टेक और पे बेसिस के ऊपर अक्सर, यानी आप ये बिजली खरीदें या ना खरीदें तो आपने ये पैसे देने हैं। शहबाज शरीफ साहब ये बताएं कि चलो पीक टाइम तो हमारा आता है 1.5 माह के लिए, तो ये जो बाकी 11 महीने या 10 महीने हम ये 50% अपनी बिजली का किराया भरते हैं, जो बिजली घर नहीं चलते सारा साल, ये कौन सी पॉलिसी थी, कौन सी हिकमत अमली थी, और ये पैसे कौन अदा करेगा, और ये पैसे हैं कितने, मैं आज ये भी बताना चाहता हूँ। 2013 में जब कायदे हिस्ब इख्तिलाफ की जमात नून लीग ने हुकूमत संभाली तो ये सिर्फ 180 अरब रुपए थे सालाना। 2018 में जब हम आए तो उनके किए हुए सौदों की बनिस्बत ये 450 अरब हो गए, मौजूदा ये 700 अरब के करीब है सालाना। और 2023 में मुस्लिम लीग नून के 5 सालों में किए हुए मुआहिदों की बनिस्बत की बदौलत ये 1,300 अरब सालाना होंगे। 2028 में ये 5 से 6,000 अरब से भी तजावज कर जाएंगे सालाना। ये पैसे कौन देगा? ये किसकी हिकमत अमली थी कि ये ऐसे सौदे किए जाएं जहां पे बिजली आप नहीं भी इस्तेमाल करेंगे तो आपने उसके पैसे देने हैं, और पूरे साल की जो औसतन डिमांड है 16,000 मेगावाट, उससे भी 3 गुना ज्यादा बिजली जो है उसके हमने पैसे देने हैं। तो एक तो ये छोड़ के, दूसरा बिजली की नौइयत, ये लगा के क्या गए मुल्क में? इंपोर्टेड फ्यूल। आपका मुल्क जो है उसमें थर का कोयला मौजूद है, बिजली मौजूद है, हवा मौजूद है, सूरज मौजूद है, लेकिन हमें मिला इंपोर्टेड RLNG के प्लांट्स। हमें मिला उस इंपोर्टेड RLNG के प्लांट्स को चलाने के लिए टेक और पे के ऊपर टर्मिनल लगाना।
ٹھیک ہے جی, ان کو $2.5 लाख ایک دن کا یومیہ ادا کرنا, وہ بھی ٹیک اور پے, یعنی لو یا نہ لو کرایہ ضرور ادا کرنا. اور پھر امپورٹڈ کوئلہ بھی لگا گئے, اور امپورٹڈ کوئلہ کہاں لگا کے گئے؟ سائیوال کے اندر. یعنی پہلے کوئٹہ امپورٹڈ جہاز آئے گا کوئلہ کا کراچی میں, کراچی کی بندرگاہوں میں, وہاں سے موٹر وے پہ یا ٹرین کے ذریعے چڑھے گا اور سائیوال پہنچے گا, اور $1.5 صرف اس کی ٹرانسپورٹ کا خرچہ ٹیرف کے اندر. تو یہ کون سی حکمت عملی تھی؟ کس سائنسدان نے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا؟ رینیوبلز لگائے صرف 5%, اور وہ بھی ایک قائد اعظم سولر پلانٹ لگا گئے 15 سینٹس کے اوپر, 15 سینٹ یونٹ کا. میرا خیال ہے کہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آنا چاہیے, اس سے زیادہ ٹیرف شاید ہی دنیا میں کسی سولر پلانٹ کو آئے گا, 15 سینٹ کا یونٹ. پھر انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو بہت ہی سستے سودے کیے تھے. بھائی اگر آپ نے سستے سودے کیے تھے تو آپ ہی کے دور میں جب آپ آئے 450 ارب گردشی قرضے تھے, آپ نے سارے ایک جھٹکے میں بغیر آڈٹ کے کلیئر کر دیے. اس کے بعد جب آپ چھوڑ کے گئے 5 سال بعد وہ پھر 1200 ارب پہ ہو گئے تھے. تو اگر آپ نے اتنے سستے بجلی کے سودے کیے تھے تو آپ ہی کے دور میں یہ 1200 ارب گردشی قرضے کیوں بڑھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے سستے سودے نہیں کیے تھے. تو یہ ساری ایک کہانی ہے جو بنی گئی ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. ایک بار پھر لوڈ شیڈنگ اگر اس وقت کسی جگہ ہو رہی ہے تو وہ ترسیل کے نظام کی وجہ سے, پیداوار کی وجہ سے نہیں, اور اس پہ بھی ہم قابو پا رہے ہیں. ابھی میں نے آنے سے پہلے NTDC کے نمائندے سے بات کی, انہوں نے مجھے, میں نے ان سے پوچھا کہ پیک ٹائم چل رہا ہے, کہیں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے غیر اعلانیہ؟ تو انہوں نے کہا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کسی جگہ نہیں ہو رہی, لیکن ترسیل کی وجہ سے کسی جگہ ٹرپنگ موجود ہے, یا اگر ہمارے کسی جگہ کراچی میں طوفانی بارشیں ہوئی ہیں یا لاہور میں ہوئی ہیں, وہ ہمیں انفراسٹرکچر کی کمپلینس ہے, اور ہمارا سارا عملہ جو ہے اس کو ریزالو کرنے کے لیے لگا ہوا ہے. میں اس لیے قائد اس اختلاف سے گزارش کروں گا کہ آپ پہلے ہی کافی ظلم کر چکے ہیں. 1300 ارب سالانہ, 700 ارب سالانہ کیپیسٹی پیمنٹس, امپورٹڈ فیول, مہنگے بجلی گھر, کوئلے کے مہنگے بجلی پلانٹس, ہر چیز مہنگی لگا کے چلے گئے ہیں, اور ہماری قوم کئی سال اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے. ہم نے کوشش کی, ہماری حکومت نے, ہم نے RLNG کا سودا نیا کیا ان سے سستے داموں پہ. ہم نے ان 2 حکومتوں کے دور میں کیے ہوئے بجلی گھروں سے سودوں کو دوبارہ ہم نے ریوائز کیا, اس سے ہم نے تو 700 ارب اگلے 10 سال میں بچانا ہے, وہ علیحدہ ہم نے سیونگ کی ہے. ترسیل کا نظام, بجلی گھروں کے فیتے کاٹ گئے اور تارے نہیں چھوڑ کے گئے, وہ نظام ہم ٹھیک کر رہے ہیں. ترسیل کے نظام کو ہم بہتر کر رہے ہیں. تو جتنا آپ کر کے گئے ہیں ابھی تو ہم اس سے ہی سمیٹ رہے ہیں. تو برائے مہربانی لوگوں کو گمراہ نہ کریں, اور باقی جو معاملات ہیں بجلی گھروں کے سودے کیسے, وہ شہزاد اکبر صاحب بہتر جانتے ہیں. بیسکلی منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ شرمندہ ہوں, پریس کانفرنسیں نہ کریں. شہباز شریف صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے سب سے پہلے تو آپ صحافیوں سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا کہ اس وقت جو شہباز شریف صاحب کی حالت زار ہے وہ پنجابی کا جو محاورہ ہے لے لے نا پراواں دے روندی یاراں نوں, جس دن سے ان کو لندن نہیں جانے دیا, جی دکھ رواں گیا, تو جس دن سے ان کو جانے نہیں دیا گیا لندن, اس دن سے ان کی ذرا طبیعت بڑی ناساز ہے, اور اس لیے وہ مختلف دنوں پہ مختلف قسم کی باتیں کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں. ابھی جو سب سے ایک ریسنٹ چٹکلا تھا ان کا, وہ تھا کچھ دن پہلے سے یہ کہنا شروع کر دیا گیا کہ ان کو FIA نے ہراساں کیا. تو میرا خیال ہے کہ وہاں سے بات شروع کرتے ہیں. FIA نے شہباز شریف صاحب کو 15 جون کو طلبی کا نوٹس دیا. اس طلبی کے نوٹس کے ساتھ, اچھا یہ بھی بڑا ایک سمجھنے کی چیز ہے کہ ماضی میں انہی اداروں کو جب استعمال کیا جاتا تھا سیف الرحمان جیسے لوگوں کے ہاتھوں, تو نہ ہی کوئی نوٹس ہوتا تھا, جا کے اٹھا لیا جاتا تھا, نہ ہی آپ کو کوئی چارج شیٹ کی جاتی تھی. یہاں تو جو طلبی کا نوٹس ہے, اگر آپ طلبی کا نوٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں تو باقاعدہ سوال نامے کے ساتھ وہ طلبی کا نوٹس دیا گیا کہ جی یہ کوئی 15-16 سوال ہیں, آپ برائے مہربانی ان سوالوں کے جواب اصلتاً یا وکالتاً, اصلتاً کا مطلب ہوتا ہے خود تشریف لیں, وکالتاً یہ ہے کہ وکیل کے ہاتھوں, ہمیں تو جواب سے غرض ہے, ہمیں تو آپ سے کوئی غرض نہیں ہے, آپ اس کا جواب ہمیں دے دیں. اس کے بعد 22 جون کو یہ تشریف لائے, اور 22 جون کو جو انہوں نے جواب دی اس میں تو میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں, لیکن جولائی کے دوسرا ہفتہ شروع ہو گیا میرا خیال ہے, یہ ہونے والا ہے, اس میں ان کو اچانک خیال آیا کہ وہ جو 22 جون کو میں گیا تھا مجھے تو ہراساں کیا تھا. تو یہ اصل میں جب سے یہ لندن نہیں ان کو جانے دیا گیا اس دن سے یہ ایک چھوئی ہوئی شریف بن چکے ہیں, بات بات پہ یہ ناراض ہو جاتے ہیں. اب ذرا اس طرف آ جاتے ہیں کہ اصل میں یہ ایشو شہباز شریف صاحب جو جس دن سے, ایک تو یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے لے کے اپنے کچھ بیل آرڈرز کو لے کے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں,
یہ بھی شہباز شریف صاحب کا اور شریف خاندان کا بڑا پرانا ایک طریقہ واردات ہے کہ ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہیں جس سے اداروں کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی جب بہت ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں تو حملہ بھی کر دیتے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر ماضی میں شریف خاندان کا حملہ سب کو یاد ہے. اب یہ ایک اس طرح کی ایک بات بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے. جہاں تک کلیئرٹی کے لیے ضروری ہے کہ بیل آرڈرز کے اوپر 2019 سپریم کورٹ کی ایک رپورٹڈ ججمنٹ ہے, 445 نمبر صفحہ ہے PLD کا, 5 جسٹسز پہ مبنی بینچ تھا, لارجر بینچ تھا. اس کے اندر جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے وہ تحریر کیا اور بیل آرڈرز کے اندر کسی بھی قسم کی جو کامنٹ ہیں ایویڈنس کے اوپر وہ کرنے سے قطعاً منع کیا اور اس کو قانون کے خلاف قرار کیا. پھر بھی کچھ آرڈرز میں کچھ باتیں ہو جاتی ہیں لیکن اس کا قطعی کوئی کیسز کے اوپر نتیجہ نہیں ہوتا کیونکہ ایویڈنس ٹرائل میں ہونا ہے. ٹرائل جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹس ہیں یا جو بھی ریلیونٹ کورٹس ہیں وہاں پہ چلنا ہے. اگر FIA کا ہے تو سیشن کورٹ میں چلے گا. اس کے بعد نتیجہ نکلے گا کہ کیا ہے. اگر آپ ٹرائل کے اوپر ڈٹرمنیشن آف گلٹ کی بات کرتے ہیں تو ٹرائل کی ڈٹرمنیشن آف فیکٹس کے مطابق نواز شریف جو ہیں وہ اس وقت سزا یافتہ مجرم ہیں اور ان کی یہ سزا جو ہے وہ ہائی کورٹ سے بھی ہو چکی ہے. اب میں تھوڑا سا ایک واضح کر دوں کہ شہباز شریف صاحب کا FIA کا معاملہ کیا ہے. اس کو بھی لے کے بہت زیادہ یہ کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے کہ جی وہ چیز پہلے نیب جو دیکھ رہی تھی اب FIA نے دیکھنی شروع کی ہے. سفید جھوٹ. نیب کے پاس جو TT کا کیس ہے شہباز شریف کا وہ ان کے ذاتی اثاثوں سے متعلقہ ہے. شہباز شریف اور ان کے خاندان یعنی کہ سلیمان اور حمزہ اور ان کے بیگمات ان کے ذاتی اثاثوں میں 7 ارب روپے کا اضافہ ہوا اور وہ تقریباً 95-96% جو اضافہ ہے وہ محض TT کی وجہ سے ہے. اور ان ایک TT بھی اصلتاً نہیں ہے. وہ تمام کی تمام بے نامی ٹرانزیکشنز باہر سے لا کے دکھائی گئی ہیں. کوئی TT بھیجنے والا اس ملک میں کبھی گیا ہی نہیں. یہ ان کے ذاتی اثاثوں کا کیس ہے. 7 ارب روپے کا اضافہ ہوا, اس کو آج تک ایکسپلین نہیں کر پا رہے. وہ کیس اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں چل رہا ہے. اس میں ایسٹ بیونڈ مینز کا وہ کیس ہے اور اس کے ساتھ منی لانڈرنگ کا ان کے اوپر چارج. FIA کا جو یہ مقدمہ ہے یہ اس سے مختلف ہے. صرف ملزمان اور طریقہ واردات ملتا جلتا ہے جس کی وجہ سے کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے. یہ FIR 39/2020 ہے. اس FIA کے مقدمے کے مطابق شہباز شریف صاحب کے اور ان کے خاندان کی 2 شوگر ملیں, رمضان شوگر مل اور العربیہ شوگر مل, اس کے 14 ملازمین اور اس میں سے ایک فوت شدہ ملازم بھی ہے جو کہ فوت ہو چکا ہے لیکن اس کی وفات کے بعد بھی اس کا اکاؤنٹ آپریٹ ہوتا رہا اور اس اکاؤنٹ میں منی لانڈرنگ ہوتی رہی. ان 14 اکاؤنٹس کی تفصیل بھی دی گئی ہے اس FIR کے اندر. یہ ملازمین کوئی بڑے لیول کے ڈائریکٹرز نہیں ہیں. اس میں چپڑاسی ہیں, ڈرائیورز ہیں, PNs ہیں, آپ کے اسسٹنٹ مینیجرز ہیں, کیشیئرز ہیں. ان کے نام کے اوپر فیک اور بے نامی اکاؤنٹس ہے جس کے اندر 25 ارب روپیہ ٹرانزیکٹ کیا گیا ہے اور منی لانڈرنگ کی گئی ہے. تمام کا تمام پیسہ جو اس میں جمع کرایا گیا وہ ساری کیش وڈرال جو ہے انہی کیش بوائز نے کی جو ان کے TT والے اکاؤنٹ میں سے پیسے نکالتے تھے, جو ان کے ذاتی ملازمین ہیں اور کیش نکال کے ان کے لیے لے کے جاتے تھے. اور اس میں سے جو شہباز شریف صاحب کو لگتا ہے کہ ان کو ہراساں کیا گیا ہے اس میں وہ سوالات بڑے چپتے ہوئے ہیں. اب چپتے ہوئے سوالات سے اگر آپ ہراساں ہوتے ہیں تو اس میں ہم معذرت ہی کر سکتے ہیں آپ سے. اب ایک سوال ان سے کیا گیا کہ ایک صاحب ہیں, چلے میں کسی کا نام نہیں لیتا, لیکن ایک صاحب جو نون لیگ جوائن کرتے ہیں ایک دوسری پارٹی چھوڑ کے, وہ آ کے ماڈل ٹاؤن کے گھر میں شہباز شریف صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کی خدمت میں 1 کروڑ روپے کا چیک پیش کرتے ہیں. وہ چیک گلزار خان نامی جو ان کا دفتر کا ملازم ہے جو وہ فوت بھی ہو چکا ہے اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے. اس شخص کو جب بلا کے FIA پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے جی میں نے تو یہ پیسے پارٹی فنڈ میں دیے تھے. مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد
उस शख्स को पंजाब में ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट का हेड भी लगा दिया जाता है, फिर उसको ज़िमनी इलेक्शन में टिकट भी मिलता है, पैसे वो गुलजार खान के अकाउंट में जमा कराता है, जहां से वही कैश बॉय पैसे निकालता है जो जाके इन्हीं के बच्चों के और इनके अकाउंट में पैसे जमा कराता है। जब शहबाज शरीफ साहब से FIA ये सवाल करती है तो इन्हें ये बहुत नागवार गुजरता है। अब इसको अगर वो हरासदा करना समझते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि इतना काम तो FIA को करना चाहिए। एक और जो चीज़ बड़ी अहम है, और ये मैं बड़ी आपसे अहम चीज़ शेयर कर रहा हूँ, हरासा करने के ऊपर FIA के अंदर हमने ट्रांसपेरेंसी के लिए, ये नैब के अंदर भी है, FIA के अंदर भी लागू कर दिया गया है कि जितने इंटरव्यूज होंगे, जो भी आप केसेस होंगे, स्पेशली जो मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह के केसेस होते हैं, इन केसेस के अंदर आप किसी भी शख्स को जब बुलाएंगे तो उसको आप रिटन नोटिस देंगे और रिटन नोटिस के साथ आप उसको सवालनामा भेजेंगे ताकि वो अपना पूरा डिफर करके आए। आप किसी को बाय सरप्राइज नहीं, पूरा आप सवालनामा जो भी उसके साथ अगर एनेक्शंस हैं वो दीजिए और उसको कन्फ्रंट करना होता है। ये कानून की एक रिक्वायरमेंट है, वो इनके ऊपर सर्व किया गया। दूसरी चीज, FIA के आप तमाम इंटरव्यूज इस किस्म के वो वीडियो रिकॉर्डेड होते हैं, तो उसका पूरा एक दस्तावेजी सबूत FIA के पास मौजूद है और उसी वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत, उसी दस्तावेजी सबूत के तहत हरासा करने की कोशिश जरूर हुई है उस इंटरव्यू में, और वो कोशिश की है इनके ओनियार सपूत जो कि पंजाब में लीडर ऑफ अपोजिशन हैं उन्होंने। मैं आपको उनका डायलॉग एक सुना देता हूं जो उन्होंने उस तफ्तीश के दौरान FIA को कहा। ये मैं अब कोट अनकोट कर रहा हूं। जब हमजा शहबाज साहब से सवाल किए गए उनकी ट्रांजैक्शन से मुतलका, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग से मुतलका, उनके बैंक अकाउंट से मुतलका, और ये कहा गया कि जी अगर देखिए आप सलमान शहबाज यहाँ नहीं है तो आप भी तो डायरेक्टर हैं, आप जवाब दे सकते हैं क्योंकि आपने तो रिकॉर्ड देख के जवाब देना है, रिकॉर्ड आपके पास है। तो उन्होंने आगे से कहा, रिजवान साहब मैंने पहले भी कहा था, आज दोहरा रहा हूं, वक्त एक साथ नहीं रहता और बदलता रहता है। ये होती हैं धमकियां, और ये तो इनको चूंकि इनको विरासत में मिली है इदारों को धमकाना। इनके अब्बा जान जस्टिस क्यूम को फोन करते होते थे, इनके ताया जान ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला करवाया था और इस तरह की बहुत सारी ये वारदातें करते हैं, वीडियोस बना के जजों को ब्लैकमेल करते हैं। तो उसी सिलसिले में इन्होंने ये हरकत भी वहां पे की, लेकिन FIA एक प्रोफेशनल इदारा है, उन्होंने भी इस चीज को दरगुजर किया और कहा जी आप इन सवालों का जवाब दे दें, अभी भी नहीं है तो बाद में दे दें। कोई एक सवाल का जवाब नहीं दिया और उसके बाद 2 जुलाई को दोबारा FIA के कानून के तहत इनको शो कॉज नोटिस इशू किया गया है क्योंकि आप इस वक्त सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो ताकि हम ये चीज एक सबूत में ले आए और फिर इस केस को आगे फाइल कर दें। अब बेहतर ये होगा कि शहबाज शरीफ साहब बार बार जो ये दोहराते हैं कि मैंने 1 रुपए की और 1 धेले की करप्शन नहीं की, उसके बजाय बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं, सीरियस केसेस हैं, शवाहिद मौजूद हैं, ट्रायल चल रहा है, उसके जवाबात दें। लंदन भागने की कोशिश ना करें, चाहे वो जितनी मर्जी उंगली हिला लें, हमने इनको इस मुल्क से बाहर नहीं जाने देना है। इनका मुकदमा एक चल रहा है, दूसरा भी इंशाल्लाह चलेगा और इनको इनके जवाबात देने ही होंगे। थैंक यू। आशिर ये चल नहीं रहा मेरा माइक, देख लो क्या बार बोल। आपने बात सुनाई कि जिसका इलेक्ट्रिसिटी का एक शॉर्ट फॉर्म और बड़ा सिंगल डेड है जो वक्त के साथ बढ़ेगा, ये फरमाइएगा इसको कम करने के लिए आपने क्या बनाई है कि आपने इसको ब्लॉक किया जाए या रेट वाइज दिए जाएंगे। सो शहजाद अकबर साहब, मेरा एक क्वेश्चन है कि अब तक जो भी लिटिगेशन हुआ अपोजिशन की जानिब के ऊपर रिकवरी के हवाले से, एसेट सिक्योरिटीज के हवाले से, एज अ लॉयर और आप सारे मामले को देख रहे हैं, आप किस हद तक श्योर है कि इनसे कोई रिकवरी हो जाएगी और कवानीन निकलने जाएंगे या अदालत से पेल आउट हो जाएंगे, या अब तक अगर कोई सॉलिड रिकवरीज हो चुकी है काइंडो से भी आगे? थैंक यू जी। आपका सवाल है गर्दिशी कर्जों के हवाले से और हुकूमत की क्या हिकमत अमली है कि हमने इसको कैसे खत्म करना है। 2 चीजें हैं, एक सर्कुलर डेट का पूरा हुजम है, 2500 रुपये करीब होएगा वो, और एक उसमें हर साल इजाफा होता है, उसे हम फ्लो कहते हैं। तो पहले फ्लो खत्म होएगा और उसके बाद हुजम ज़ाहिर खत्म होएगा। तो जब हम आए थे तो 450 अरब रुपए का हर साल इजाफा हो रहा था सर्कुलर डेट में,
इस साल वो इजाफा 177 अरब हुआ है, ये जो गुज़िश्ता फिस्कल ईयर गुजरा है। तो 450 अरब से हम 177 अरब पे उसे ले आए हैं। ये इस चीज के बावजूद है कि इस साल, जो जिस साल की मैं आपको फिगर दे रहा हूं, हमने बिजली घरों को 400 अरब रुपए किराया ज्यादा दिया है पिछले सालों की निस्बत। क्योंकि जैसे कि मैं बताया कि जिस तरह साल गुजरी जा रहे हैं, तो मुस्लिम लीग की तजर्बाकार हुकूमत ने जो मुआहदे किए हुए हैं बिजली घरों के साथ इंपोर्टेड फ्यूल पे, उनका मीटर चलना शुरू हो रहा है और ये 180 अरब से बढ़ के 1300 अरब पे इसमें जाना है और फिर 5-6 हजार अरब पे जाना है। तो हमने 400 अरब पिछले सालों की निस्बत ज्यादा दिया। इसके बावजूद सर्कुलर डेट का जो हुजम है वो 177 अरब पे रहा, 450 अरब से कम होके। और मजीद भी हम इसमें कमी लाएंगे। रिकवरीज में कुछ इंप्रूवमेंट आई है और जो आपकी टेक्निकल सिस्टम लॉसेज हैं उसमें भी कुछ इंप्रूवमेंट आई है, लेकिन मजीद भी बहुत गुंजाइश है। और जो इस्लामाबाद में फवाद चौधरी, हमाद अजहर और शहजाद अकबर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो आपने लाइव मुलाहिजा की। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, आज के साथ रहिए।